दोस्तों, आज की हमारी कहानी पंजाब के रहने वाले एक शख्स की है जिनका नाम बलवीर है। तो चलिए अब ये कहानी बलवीर के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम बलवीर है और मैं पंजाब का रहने वाला हूं। आज जो डरावनी कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं वो मेरे जीवन में घटी एक बहुत ही भयंकर और डरावनी घटना के बारे में है। दरअसल ये बात उस वक्त की है जब मैं हरियाणा से अपने ट्रक में गेहूं की बोरियां भरकर उनको दिल्ली की अनाज मंडी तक पहुंचाने का काम किया करता था। उस वक्त मुझे ये काम करते हुए लगभग 3 से 4 साल का समय ही हुआ था। ये काम करने से पहले मैं अपने ट्रक को किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी में चलाया करता था, लेकिन वहां पर मेरी थोड़ी अच्छी खासी कमाई नहीं होती थी। इसी वजह से मैंने उस ट्रांसपोर्ट कंपनी को छोड़कर अब अनाज मंडी में अपना ट्रक चलाना शुरू कर दिया था और यहां पर मेरी अच्छी खासी कमाई हो जाती थी, क्योंकि दिल्ली से वापस आते वक्त मैं हरियाणा के बड़े बड़े दुकानदारों के लिए बहुत से ऐसे सामान लेकर आता था जिनमें मेरे कमीशन के अच्छे खासे पैसे बन जाते थे। मैंने मेरे जीवन में कभी भी ये नहीं सोचा था कि ट्रक ड्राइविंग के दौरान मेरे साथ जो कुछ डरावने हादसे हुए हैं उनके बारे में मैं कभी आप लोगों को इस तरीके से कहानी के माध्यम से बता भी पाऊंगा। लेकिन फिर एक दिन ट्रक चलाते चलाते ही मैं अपने ट्रक में गाने सुन रहा था और गाने सुनते सुनते ही अचानक से अपने आप ही मेरे फोन में मुझे बेनाम भाई की कहानी सुनाई देने लगती है। और उस दिन जब मेरे सामने उनकी पहली कहानी आती है तो वो भी एक ट्रक ड्राइवर की ही कहानी थी, जिसको मैंने पूरा अंत तक सुना तो वो मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगी। इसी वजह से मैंने भी उसी दिन से बेनाम भाई से कांटेक्ट करने की काफी ज्यादा कोशिश शुरू कर दी थी। और जब मैंने इन्हें बताया कि मेरे साथ भी इस ट्रक ड्राइविंग के काम में कई तरह के डरावने हादसे हो चुके हैं, तो इन्होंने मुझे पूरा विश्वास दिया कि आप मुझे अपनी जो भी डरावनी कहानी है वो भेजिए। मैं आपकी उस कहानी को लोगों तक पहुंचाने का काम जरूर करूंगा। और आज मुझे इस बात की बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग मेरे साथ हुए उस डरावने हादसे को बेनाम भाई की आवाज में सुन पा रहे हो। खुशी इस बात की नहीं हो रही है कि आप लोगों तक मेरी कहानी पहुंची है, बल्कि खुशी इस बात की हो रही है कि जो कुछ भी मैंने मेरे ट्रक ड्राइविंग के काम के दौरान डरावनी घटनाएं महसूस की या फिर जिन डरावने हादसों से होकर मैं गुजरा हूं, उन डरावने हादसों को अगर मैं आप लोगों को बताऊंगा तो हो सकता है कि मेरी तरह ही आज इस कहानी को कोई दूसरा ट्रक ड्राइवर भी सुन रहा हो या फिर कोई ऐसा आदमी सुन रहा हो जो आगे चलकर ट्रक ड्राइवर का काम करने वाला हो। तो अगर उनको मेरे कुछ अनुभव पहले से ही पता होंगे तो शायद वो अपनी आने वाली जिंदगी में किसी ऐसे डरावने हादसे का शिकार होने से बच जाएंगे और उनको उस तरह की कोई डरावनी घटना होने से पहले ही इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि उनके साथ आगे चलकर कुछ डरावना होने वाला है। इसी वजह से मैं आज अपनी एक डरावनी कहानी आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। दरअसल वो 27 जनवरी 2016 की रात थी। पहले ही दिन 26 जनवरी होने के कारण मैं दिल्ली के लाल किले का 26 जनवरी का प्रोग्राम देखने के लिए दिल्ली में ही रुक गया था। हालांकि मुझ जैसे आम आदमी को लाल किले में जाने की अनुमति तो नहीं थी, लेकिन उस दिन जो लाल किले वाला राजमार्ग होता है उसको काफी अच्छी तरीके से सजाया जाता है और उस राजमार्ग को देखकर उस दिन हर इंसान के अंदर देशभक्ति वाला प्रेम भाव अपने आप ही उमड़ उमड़ कर बाहर निकलता है। मैंने बहुत से ट्रक ड्राइवरों से पहले सुना था कि 26 जनवरी या फिर 15 अगस्त को दिल्ली के बहुत से ऐसे इलाके हैं जिनको इतनी अच्छी तरीके से सजाया जाता है कि उस नजारे को देखकर ऐसा लगता है कि वास्तव में ही हम आज एक आजाद भारत में जी रहे हैं। इसी वजह से 26 जनवरी के दिन मैं दिल्ली में रुका था और फिर 27 जनवरी को शाम के वक्त अपने ट्रक को लेकर हरियाणा की तरफ निकल गया था। अक्सर मैं जिस रास्ते से आने जाने का काम किया करता था उस रास्ते के बारे में मुझे मेरे साथ में काम करने वाले बाकी के ट्रक ड्राइवर मना किया करते थे। उन लोगों का कहना था कि तुम जिस रास्ते से आते जाते हो उस रास्ते पर अक्सर इस तरह की कई घटनाएं होती रहती हैं, जिन घटनाओं में बहुत से लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है और उन लोगों की मौत का कोई कारण भी पता नहीं चलता है। सिर्फ रास्ते पर उन लोगों की लाश पड़ी हुई मिलती है और उनका जो कोई भी ट्रक या फिर कोई दूसरा साधन होता है वो उनके पास में ही बगल में सड़क के किनारे खड़ा हुआ पाया जाता है। लेकिन जिस किसी की भी लाश वहां पर रहस्यमय तरीके से पड़ी हुई पाई जाती है, उन सभी की लाश में सिर्फ एक ही चीज पाई जाती है और वो चीज ये होती है कि मरने वाले सभी लोगों की लाश में से खून की एक बूंद भी नहीं मिलती है। यानी कि सभी का शरीर पूरी तरीके से नीला पड़ा हुआ दिखाई देता है और जब उनको जाकर देखा जाता है तो हर बार
हर इंसान के शरीर से पूरा का पूरा खून ही गायब रहता है, लेकिन उस इंसान के पूरे शरीर पर कहीं पर भी ना ही तो कोई चोट का निशान होता है और ना ही किसी चीज के काटने का निशान होता है। लेकिन हर इंसान की गर्दन पर सिर्फ 2 छोटे छोटे छेद से दिखाई देते हैं, और उन छेदों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कोई बहुत ही नुकीली चीज वहां पर छुपाई गई हो। इसी वजह से उन लोगों ने मुझे कई बार ये चीज समझाने की कोशिश की कि तुम उस रास्ते से जाने के बजाय किसी हाईवे वाले रास्ते से जाया करो। लेकिन वो जो रास्ता था वो हाईवे की तुलना में काफी ज्यादा ठीक था, क्योंकि हाईवे पर जब दिल्ली से हरियाणा की तरफ जाते हैं तो बीच बीच में कई टोल आते हैं, और उन टोल पर टोल टैक्स बचाने के चक्कर में मैं हमेशा किसी लोकल रास्ते से ही छोटे छोटे कस्बों के बीच से होते हुए अपनी मंजिल की ओर जाया करता था। लेकिन मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक दिन ये छोटे छोटे कस्बों से होकर गुजरने वाली आदत मुझे एक ऐसी मुसीबत में डाल देगी कि उस मुसीबत में पड़ने के बाद आज तक मैंने जितनी भी थोड़ी बहुत पैसों की बचत की है, वो पैसे उस मुसीबत में पड़ने के बाद मेरे कुछ भी काम नहीं आएंगे। और उस दिन के बाद मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा होगा कि जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। दरअसल उस दिन मैं शाम के लगभग 7 बजे के वक्त दिल्ली से रवाना हो गया था, और अपने ट्रक में हल्की हल्की आवाज में पंजाबी गाने सुनते हुए मैं हरियाणा की तरफ जा रहा था। अब आप में से बहुत से लोग ये बात सोच रहे होंगे कि मैं रहने वाला तो पंजाब का हूं, तो फिर मैं हरियाणा में ही अपना ट्रक क्यों लेकर जाता हूं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा जो घर है वो पंजाब और हरियाणा के बिल्कुल बॉर्डर पर है, और ऐसी जगह पर घर होने के कारण अक्सर कभी कभी जब मुझे हरियाणा की तरफ किसी जगह पर कोई काम मिल जाता है तो मैं वहां पर भी काम कर लेता हूं, और जब पंजाब की साइड से कोई काम मिल जाता है तो मैं वहां पर भी काम कर लेता हूं। लेकिन उस वक्त जब मेरे साथ वो डरावनी घटना हुई थी, उस टाइम पर मैं हरियाणा की ही एक अनाज मंडी में काम किया करता था, क्योंकि वहां पर गेहूं की काफी ज्यादा पैदावार होती है, और उस गेहूं को देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंचाने के लिए मेरे जैसे सैकड़ों ट्रक ड्राइवर इस तरह की अनाज मंडी में अपने ट्रक को चलाने का काम करते हैं, और उन्हीं से सैकड़ों ट्रक ड्राइवरों में से मैं भी एक था। अब मुझे दिल्ली से निकले हुए काफी ज्यादा समय हो गया था, और मैंने लगभग आधे रास्ते को पार कर लिया था। लेकिन तभी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे ट्रक के पीछे वाले टायर में कोई खराबी है, क्योंकि ट्रक चलते वक्त बार बार थोड़ा अजीब तरीके से हिल रहा था। मुझे लगा कि कहीं ट्रक के किसी टायर में कोई कंकर पत्थर फंस गया है। इसी वजह से मैं ट्रक को धीरे धीरे करके सड़क के किनारे रोक देता हूं। उस वक्त मैंने जिस जगह पर अपने ट्रक को रोका था वो जगह दिखने में कोई जरूरत से ज्यादा सुनसान भी नहीं थी। आसपास में मुझे कुछ थोड़े बहुत मकान दिखाई दे रहे थे, और उसी सड़क पर थोड़ी दूर आगे 2-4 दुकानें भी थीं, और पीछे की तरफ भी दुकान थी। यानी कि कुल मिलाकर वो जगह दिखने में काफी ठीक ठाक थी। अब मैं अपने ट्रक से छोटी सी मेरी लोगे की एक छड़ लेकर टॉर्च की रोशनी से अपने ट्रक के टायरों को चेक कर रहा था। अभी मैं अपने ट्रक के टायरों को चेक कर ही रहा था कि तभी एक लड़की और एक बूढ़ा आदमी मेरे ट्रक के पीछे की तरफ से चलते हुए मेरी ओर आ रहे थे। मैंने उनको मेरी ओर आते हुए तो काफी पहले ही देख लिया था, लेकिन उस वक्त मैं सोचता हूं कि ऐसे ही कोई राह चलते हुए होंगे। लेकिन मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो लोग मेरे पास ही आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद ही वो जो बूढ़ा आदमी था वो मेरे पास आकर बोलता है कि बाबूजी, आप आगे की तरफ ही जा रहे हो क्या? जैसे ही उस बूढ़े आदमी ने मुझे ये बात बोली तो मैं एक पल के लिए तो गौर से उसकी तरफ देखता हूं। जब मैं गौर से उसकी तरफ देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि वो आदमी दिखने में पंजाब या फिर हरियाणा का तो दिखाई नहीं दे रहा था, और ना ही उसके पहनावे से वो मुझे दिल्ली के आसपास के इलाके का लग रहा था, क्योंकि उसने उस वक्त जो कपड़े पहन रखे थे उन कपड़ों को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि वो बूढ़ा आदमी राजस्थान का रहने वाला है। क्योंकि उस बूढ़े आदमी के साथ साथ ही उस वक्त वो जो जवान लड़की उसके साथ में थी, उसने भी जो कपड़े पहन रखे थे उन कपड़ों को देखकर बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था कि वो दोनों राजस्थान के ही रहने वाले हैं। तभी मैं उनसे थोड़ा अच्छा बर्ताव करते हुए उनको हंसकर कहता हूं कि अरे हुकुम, आप तो बस हुकुम कीजिए कि आपको कहां चलना है, आप जहां चलना चाहेंगे हम आपको वहां पर पहुंचा देंगे। अब मैंने उस बूढ़े आदमी को हुकुम इसलिए कहा था क्योंकि मुझे भी थोड़ी बहुत राजस्थानी कल्चर की पहचान थी। मुझे लगा कि अगर मैं इन लोगों से इनकी ही भाषा में बात करने की थोड़ी बहुत कोशिश करूंगा तो शायद इन लोगों को थोड़ा अच्छा लगेगा। अब मैंने उन लोगों को ये बात भी इसलिए बोली थी कि आपको जहां चलना है वहां के बारे में बताइए, मैं आपको वहां पहुंचा दूंगा। क्योंकि जब मैं एक बार राजस्थान गया था तो वहां पर मैं एक छोटी सी मुसीबत में फंस गया था, लेकिन उस वक्त
जब मैं एक सड़क के किनारे उस मुसीबत में फंसा हुआ था तो उस रास्ते से गुजरने वाला हर आदमी मुझसे रुककर ये बात पूछ रहा था कि आपको किसी मदद की जरूरत है तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि राजस्थान के लोग दिल के काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। लेकिन आज मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि हमेशा हर इंसान के लिए एक ही तरह की सोच रखना कहीं ना कहीं अपने आप को एक मुसीबत में डालने की आदत होती है। लेकिन उस वक्त मुझे इन सब बातों के बारे में जरा भी अंदाजा नहीं था कि मेरी यही आदत आने वाले कुछ ही समय में मुझे एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। अब जैसे ही मैंने उस बूढ़े आदमी से यह बात कही कि हुकुम, आप तो बताइए कि आपको कहां चलना है, तो मेरे मुंह से ये बात सुनते ही उसके साथ में वो जो जवान लड़की थी उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है और वो उस बूढ़े आदमी का हाथ पकड़ते हुए उससे कहती हैं कि बाबा, आप इनको बता दीजिए कि हमको कहां पर चलना है। ये मुझे काफी अच्छे इंसान लग रहे हैं और ये शायद हमारी मदद भी कर देंगे। जैसे ही उस जवान लड़की ने उस बूढ़े आदमी से ये बात कही तो वो बूढ़ा आदमी उस लड़की की तरफ हाँ मैं हुक्कार भरता है। अब उस लड़की की तरफ इस तरह से इशारा करने के बाद वो बूढ़ा आदमी मुझसे कहता है कि साहब, हम लोगों को थोड़ा आगे की तरफ जाना है, अगर आप हम लोगों को थोड़ा आगे की तरफ छोड़ दोगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अब अक्सर मैं किसी भी अनजान व्यक्ति को अपने ट्रक में लिफ्ट तो नहीं देता था, लेकिन उस वक्त मैं अपने मन में सोचता हूं कि शायद भगवान ने आज मुझे इन राजस्थान के लोगों का उस दिन मेरे ऊपर जो एहसान था उसको चुकाने का एक मौका दिया है। अक्सर मैं इस तरह से भावुक होकर कई ऐसे फैसले मेरी जिंदगी में ले लिया करता था जिसकी वजह से मुझे बाद में काफी ज्यादा पछताना भी पड़ता था। लेकिन आज मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज जो मैंने भावुकता में आकर फैसला लिया है उसकी वजह से मुझे आगे आने वाले समय में इसका कितना बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि आज से पहले जो भी मेरे फैसले गलत साबित हुए हैं उनमें मेरा सिर्फ आर्थिक नुकसान ही हुआ था, यानी कि मुझे कुछ ना कुछ पैसों की ही हानि हुई थी। लेकिन आज पहली बार कुछ ऐसा होने वाला था जो कि पैसों से बिल्कुल हटकर था। अब आखिर मेरे साथ आगे ऐसा क्या होने वाला था जिसकी वजह से मैं इन सब बातों को इतना बड़ा चढ़ाकर आप लोगों से कह रहा हूं, तो ये तो आपको कहानी में आगे तभी पता चलेगा जब आप पूरे ध्यान से इस कहानी को अंत तक सुनोगे। जैसे ही उस बूढ़े आदमी ने मुझसे ये बात पूछी कि क्या आप हमें आगे तक छोड़ दोगे, तो मैं उस बूढ़े आदमी से ये बात पूछता हूं कि आपको आखिर आगे कहां तक जाना है। तो वो बूढ़ा आदमी मुझसे कहता है कि मुझे वैसे तो उस जगह का नाम पता नहीं है, लेकिन मैं उस जगह को अच्छी तरीके से जानता हूं क्योंकि मैं उस जगह पर पहले भी कई बार जा चुका हूं। लेकिन उसका नाम काफी ज्यादा अटपटा है और अब बुढ़ापे के साथ साथ मेरी याददाश्त भी काफी ज्यादा कमजोर हो गई है। इसी वजह से मुझे उस जगह का नाम याद नहीं है, लेकिन मैं अपनी आंखों के सामने उस जगह को आते ही उसको तुरंत पहचान लूंगा क्योंकि मैं उस जगह पर आज से पहले भी कई बार जा चुका हूं। तो उस बूढ़े आदमी की ये बात सुनकर मैं उससे कहता हूं कि अगर आपको उस जगह का नाम ही याद नहीं है तो फिर आप ऐसी अनजान जगह पर जाकर क्या करोगे। तो वो मुझसे कहता है कि वहां पर मेरी बेटी को कुछ थोड़ा सा काम है और हम लोग आज की आज ही हमारा काम खत्म करके सुबह तक वापस लौट आएंगे। तभी मैं अपने मन की शंका दूर करते हुए उस बूढ़े आदमी से ये बात पूछ लेता हूं कि दिखने में और बोलचाल से तो आप राजस्थान के रहने वाले लग रहे हो। तो मेरे मुंह से ये बात सुनते ही उस जवान लड़की और उस बूढ़े आदमी दोनों के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वो दोनों हाँ में अपना सिर हिलाते हैं। अब उनके द्वारा हाँ में अपना सिर हिलाते ही मैं भी काफी ज्यादा खुश हो जाता हूं क्योंकि काफी दिनों के बाद मैं किसी राजस्थानी आदमी से मिल रहा था। तभी मैं उन लोगों से कहता हूं कि आप लोग चलकर मेरे ट्रक के केबिन में बैठिए, मैं अभी 2 मिनट में मेरे ट्रक के टायरों को चेक करके वापस आता हूं। मेरे ऐसा कहते ही वो लड़की दौड़कर मेरे ट्रक के केबिन में चढ़ने लगती है। तभी वो बूढ़ा आदमी उस लड़की के ऊपर थोड़ा गुस्सा करते हुए उसे कहता है कि अरे इस तरीके से इतनी जल्दबाजी में मत चलो, ऊपर से गिर जाओगी तो तुम्हारे हाथ पैर टूट जाएंगे और मैं भला बूढ़ा आदमी तुमको फिर कहां लेता फिरूंगा। लेकिन उस वक्त मैं देखता हूं कि उस लड़की पर उस बूढ़े आदमी की बात का कोई असर नहीं होता है और वो उतनी ही उत्सुकता के साथ मेरे ट्रक के ऊपर चढ़ने का प्रयास करती रहती है और आखिर में वो मेरे ट्रक के केबिन के अंदर जाकर बैठ भी जाती है। तभी मैं उस बूढ़े आदमी से कहता हूं कि आप किसका इंतजार कर रहे हो, आप भी अंदर जाकर बैठ जाओ। मेरे ऐसा कहते ही वो बूढ़ा आदमी भी ट्रक के केबिन की तरफ चला जाता है। फिर थोड़ी ही देर बाद
मैं भी अपनी ड्राइविंग सीट की तरफ जाकर अपने ट्रक के फाटक को खोलता हूँ और अपने ट्रक की ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठता हूँ। जब मैं अपनी ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठता हूँ तो वो दोनों, यानी कि वो जवान लड़की और वो बूढ़ा आदमी आपस में कुछ गुसुर फुसुर कर रहे थे। लेकिन मेरे ट्रक के अंदर बैठने ही उनकी वो गुसुर फुसुर बंद हो गई थी। लेकिन उस वक्त तक मुझे इस बात का अच्छी तरीके से पता चल चुका था कि ये दोनों बाप बेटी हैं। इसी वजह से मुझे इस बात का भी कोई डर नहीं था कि मैं किसी गलत आदमी के साथ में हूं। लेकिन शायद मैंने मेरे मन में ये बात बहुत गलत सोच ली थी, क्योंकि आगे चलकर मेरे साथ जो कुछ भी होने वाला था उसका उस वक्त मुझे खुद को भी बिल्कुल अंदाजा नहीं था। अब उन दोनों बाप बेटी को अपने साथ अपने ट्रक में बिठाने के बाद मैं अपने ट्रक को लेकर वहां से निकल लेता हूं। अभी मुझे उस ट्रक को लेकर वहां से निकले हुए थोड़ा सा समय हुआ ही था, तभी मैं देखता हूं कि वो दोनों बाप बेटी उस ट्रक के केबिन में काफी ज्यादा चुपचाप बैठे हुए हैं। मुझे उस वक्त लगता है कि शायद ये लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि अगर हम लोग ज्यादा बोलेंगे तो पता नहीं मुझे कैसा लगेगा। इसी वजह से मैं हंसते हुए उन लोगों से थोड़ी बातचीत शुरू करता हूं, क्योंकि मुझे लगा कि पता नहीं इन लोगों को आगे कितनी दूर जाना है और इस तरीके से चुपचाप बैठे रहने से इतना लंबा सफर नहीं कटने वाला। इसी वजह से जब मैं उन लोगों से हंसकर थोड़ी बातचीत शुरू करता हूं तो बातचीत करने के दौरान मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो लोग मेरे से ज्यादा बात नहीं करना चाहते हो। जैसे ही मुझे ये चीज महसूस हुई तो मुझे ये भी एहसास होता है कि शायद उस बूढ़े आदमी का मेरे साथ इस तरीके से बर्ताव करने के पीछे का कारण ये भी हो सकता है कि उसके दिमाग में ये बात चल रही हो कि मेरे साथ मेरी जवान बेटी है और मैं एक अनजान ट्रक ड्राइवर के साथ रात के वक्त उसके ट्रक में बैठा हूं। पता नहीं आगे चलकर उसकी बेटी के साथ या उसके साथ वहां पर कुछ गलत हो जाए, इसी वजह से वो लोग शायद मेरे से ज्यादा बातें नहीं कर रहे थे। लेकिन मेरी शुरू से आदत होती है कि या तो कोई साथ में बैठने वाला इंसान मेरे से बातें करता रहे या फिर मैं अपने ट्रक में गाने सुनते हुए चलता रहता हूं। यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि मेरे से बिल्कुल चुपचाप माहौल में ट्रक नहीं चलाया जाता है। इसी वजह से जब मैं ये चीज अच्छी तरीके से भांप लेता हूं कि ये लोग मेरे से ज्यादा बात नहीं करना चाहते, तो फिर मैं अपने ट्रक में कुछ गाने चालू कर देता हूं। अभी गानों को चालू हुए लगभग 10 से 15 मिनट हुए ही थे, लेकिन उन गानों के बीच ही एक माता शेरावाली का भजन आ जाता है। और जैसे ही वो भजन आता है तो मैं ये चीज महसूस करता हूं कि उस लड़की और बूढ़े आदमी के शरीर में एक अजीब सी हलचल होने लगी है। बार बार वो बूढ़ा आदमी अपनी आंखों को बंद करके वापस खोल रहा था और वो जो लड़की थी वो बार बार अपने एक हाथ को अपनी गर्दन के पीछे की तरफ लेकर जा रही थी। जब से वो भजन उस ट्रक के म्यूजिक सिस्टम में चला था, उस वक्त से वो दोनों काफी ज्यादा अजीब अजीब तरह की हरकतें करने लग गए थे। लेकिन इससे पहले जब बाकी के फिल्मी गाने चल रहे थे उस वक्त तो उन लोगों को मैंने इस तरह की हरकतें करते हुए बिल्कुल भी नहीं देखा था। लेकिन शायद आगे चलकर मेरे साथ जो कुछ होने वाला था वो अभी तक भी मेरी समझ से परे था। इसी वजह से मैं उस बूढ़े आदमी से कहता हूं कि अरे हुकुम क्या हुआ, आप इस तरीके से तिलमिला क्यों रहे हो? तो वो बूढ़ा आदमी मुझसे कहता है कि आज मुझे काफी ज्यादा गर्मी लग रही है। तभी मैं उस बूढ़े आदमी से कहता हूं कि अरे हुकुम कैसी बात कर रहे हो, ये जनवरी का महीना चल रहा है और इस वक्त तो ये कड़ाके की ठंड पड़ रही है, ऐसे में आपको गर्मी कहां से लग रही है? तो वो बूढ़ा आदमी मुझसे कहता है कि आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप इस गाने को बंद कर दो। तो तभी मैं उससे कहता हूं कि आप कैसी बातें कर रहे हो, ये तो माता शेरावाली का गाना है और हम ट्रक ड्राइवरों को ये काफी ज्यादा हिम्मत देता है। तो वो बूढ़ा आदमी मुझसे कहता है कि बेटा मैं उम्र में काफी ज्यादा बूढ़ा हो चुका हूं और इस तरीके के तेज आवाज वाले भजन मुझे मेरे कानों को काफी ज्यादा कष्ट देते हैं। इसी वजह से मैं तुमसे ऐसा कह रहा हूं कि तुम इसको बंद कर दो। जैसे ही उस बूढ़े आदमी ने मुझसे ये बात कही तो मुझे लगा कि शायद सच में ये बूढ़ा आदमी इतनी तेज म्यूजिक की वजह से परेशान हो रहा है। इसी वजह से मैं उस भजन की आवाज को थोड़ा धीमी कर देता हूं। यानी कि अभी थोड़ी देर पहले जो तेज आवाज में बज रहा था अब मैं उसको बिल्कुल कम कर देता हूं, लेकिन मैं उस भजन को बंद नहीं करता हूं। आवाज को कम करने के बावजूद भी मैं इस चीज को महसूस करता हूं कि अभी भी वो लोग उसी तरीके से तिलमिला रहे हैं जैसे पहले तिलमिला रहे थे। और वो जो लड़की थी वो बार बार अपनी हाथ की उंगली से अपनी दोनों आंखों को मसल रही थी और देखते ही देखते उसकी दोनों आंखें पूरी तरीके से लाल हो गई थीं। उस वक्त मुझे लगा कि शायद जरूरत से ज्यादा आंखों को खुजलाने की वजह से उसकी आंखें इस तरीके से लाल हो गई हैं। तभी मैं उस लड़की से कहता हूं कि अरे बेटा क्या हुआ, आप इस तरीके से अपनी आंखों को बार बार क्यों खुजला रहे हो? क्या कुछ मिट्टी वगैरह गिर गई है?
तो वो मुझसे कहती हैं कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप तो बस ऐसा कीजिए कि अपने ट्रक को यहीं पर रोक दीजिए। तो मैं उससे पूछता हूं कि क्यों, क्या बात हो गई? तो वो मुझसे कहती हैं कि या तो आप इस गाने को बंद कर दीजिए जो अभी आपके इस म्यूजिक सिस्टम में बज रहा है, या फिर हम लोगों को यहीं पर नीचे उतार दीजिए। तभी मैं सोचता हूं कि शायद इन लोगों को जरूरत से ज्यादा ही तकलीफ हो रही है। इसी वजह से मैं अपने ट्रक को रोकने के बजाय उस गाने को ही बंद कर देता हूं। लेकिन शायद ये उस वक्त मेरी सबसे बड़ी बेवकूफी थी। उस वक्त मेरे लिए सबसे भली बात यही होती कि उस गाने को बंद करने के बजाय मैं उन लोगों को ट्रक रोककर वहीं पर उतार देता। लेकिन आज तो मैं ऐसा सोच रहा हूं, पर पता नहीं शायद उन लोगों को मैं वहां पर उतार देता तो मेरे लिए और कोई नई मुसीबत खड़ी हो जाती। अभी मैंने उस गाने को बंद किया ही था, तभी वो बूढ़ा आदमी मुझसे कहता है कि आप इस रास्ते के बजाय आगे चलकर एक छोटा सा मोड़ आने वाला है, उस रास्ते पर अपने ट्रक को ले लेना। जैसे ही उस बूढ़े आदमी ने मुझसे ये बात कही तो मैं उसे पूछता हूं कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो? तो वो बूढ़ा आदमी मुझसे कहता है कि बेटा, मैं आज से पहले इन रास्तों पर बहुत बार आ चुका हूं, लेकिन ये जो इस तरफ से रास्ता जा रहा है ये बहुत ही जल्दी तुम्हें उस जगह पर पहुंचा देगा जहां पर तुमको अंत में जाना ही है। मुझे उस वक्त लगा कि शायद वो बूढ़ा आदमी आगे जिस मंजिल पर या जिस जगह पर मुझे जाना है उसके बारे में बात कर रहा है, लेकिन उस बूढ़े आदमी की बातों को उस वक्त तक मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पाया था। और उन लोगों पर पता नहीं, उस वक्त मैं बिल्कुल आंख बंद करके विश्वास कर रहा था, जिसके चलते जिस रास्ते पर उस बूढ़े आदमी ने मुझे जाने के लिए कहा था, मैं उसी रास्ते पर मैं अपने ट्रक को मोड़ लेता हूं। अब उस रास्ते पर थोड़ी दूर आगे चलकर जाने के बाद ही धीरे धीरे मुझे ये महसूस होने लगता है कि वो रास्ता जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूं वैसे वैसे ही काफी ज्यादा सुनसान होता जा रहा है। और सिर्फ सुनसान ही नहीं, बल्कि वो दिखने में भी मुझे काफी ज्यादा मनहूस दिखाई दे रहा था, क्योंकि उस रास्ते के बगल में कुछ इस तरह की झाड़ियां थीं जिनके ऊपर अजीब अजीब तरह के लाल पीले कपड़े लटके हुए थे। और लगभग हर 2 से 3 किलोमीटर पर उस रास्ते पर शमशान घाट आ रहा था, जिस पर मुझे हर जगह पर कुछ ना कुछ ऐसी चीज दिखाई दे रही थी जिनके ऊपर एक पल के लिए भी नजर पड़ते ही मैं थोड़ा डरता जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे मैं उस रास्ते पर आगे चलता गया वैसे वैसे ही वो रास्ता काफी ज्यादा डरावना होता गया। और एक जगह के बाद तो मुझे थोड़ा डर भी महसूस होने लगा था। मुझे लगा कि कहीं इस बूढ़े आदमी की बातों में आकर मैं किसी गलत रास्ते पर तो नहीं आ गया हूं। लेकिन अक्सर मैंने अपने ट्रक ड्राइविंग के सफर के दौरान इन चीजों को महसूस किया था कि जो भी कोई शॉर्टकट रास्ता होता है वो दिखने में थोड़ा बहुत सुनसान और डरावना दिखाई देता ही है। इसी वजह से उस वक्त मैं उस बूढ़े आदमी से कुछ कहने के बजाय चुपचाप उस रास्ते पर अपने ट्रक को चलाता जा रहा था। लेकिन तभी अचानक से ही मेरे ट्रक की जो हेडलाइट की रोशनी थी वो झपझप करके बंद होने लगती है। शुरू में जब ऐसा होता है तो एक बार मैं चलते ट्रक में ही उस चीज को ठीक करने की कोशिश करता हूं। अब ट्रक की जो हेडलाइट की रोशनी थी वो तो ठीक हो गई थी, लेकिन तभी ट्रक अचानक झटका मार मार कर बंद हो जाता है और वो जो ट्रक था वो बिल्कुल सड़क के बीचों बीच ही खड़ा हो गया था। यानी कि मुझे उस ट्रक को सड़क के किनारे की तरफ लेने का भी मौका नहीं मिला था। अब ट्रक को इस तरीके से अचानक से सड़क के बीचों बीच बंद होता हुआ देखकर वो बूढ़ा आदमी मुझसे बड़ी ही व्याकुल नजरों से देखते हुए कहता है कि बेटा, क्या हुआ, तुमने इस सुनसान रास्ते पर ट्रक को क्यों रोक दिया? देखो, मेरे साथ मेरी जवान बेटी है और हम दोनों का इस रास्ते पर इस तरीके से रुकना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और अगर तुम्हारी नीयत में कोई खोट है तो तुम शायद बहुत बड़ी भूल कर रहे हो, क्योंकि मेरी बेटी को जवान देखकर और मुझे बुढ़ा देखकर तुम ये मत सोचना कि तुम जैसा चाहोगे वैसा हमारे साथ कर लोगे। तभी मैं उस आदमी से कहता हूं कि अरे हुकुम, आप कैसी बातें कर रहे हो? मैंने जानबूझकर ट्रक को इस तरीके से नहीं रोका है। शायद ट्रक में कोई दिक्कत हो गई है, इसी वजह से ये अचानक से इस तरीके से बंद हो गया है। आप दोनों यहीं केबिन में बैठिए, मैं अभी नीचे जाकर देखकर आता हूं कि आखिर ट्रक में क्या दिक्कत है। मेरी ये बात कहते ही उन लोगों के चेहरे पर थोड़े चिंता मुक्त होने के भाव आते हैं। उस वक्त मैं ट्रक से नीचे उतरकर अपने ट्रक के इंजन को खोलकर उसको देखने लगता हूं। लेकिन जैसे ही मैंने आगे की तरफ से ट्रक के इंजन के बोनट को खोला तो मुझे दिखाई देता है कि ट्रक के इंजन के अंदर से काफी ज्यादा धुआं आ रहा है और उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद उसके अंदर कोई ऐसी चीज फंस गई है जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से जाम हो गया है। और उसकी उस स्थिति को देखकर मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि अब ये ट्रक अपने बलबूते पर ठीक होकर यहां से आगे चलकर जाने की स्थिति में है। लेकिन वो जो चीज उस इंजन के अंदर फंसी हुई थी
वो मुझे ठीक तरीके से दिखाई दे रही थी, लेकिन वो नीचे की तरफ फंसी हुई थी। इसी वजह से मैं ट्रक के आगे की तरफ से ही अपने सिर को नीचे की तरफ करके ट्रक के नीचे सड़क पर पीठ के बल लेटे हुए नीचे घुस जाता हूँ और वो जो चीज थी उसको उस ट्रक के इंजन में से निकालने की कोशिश करता हूँ। लेकिन बार बार हाथ देने के बावजूद भी मैं उस चीज को नहीं निकाल पा रहा था, क्योंकि इतना लंबा सफर तय करने के कारण ट्रक का जो इंजन था वो काफी ज्यादा गर्म हो चुका था और बार बार मेरा हाथ जल रहा था। लेकिन किसी तरह कोशिश करने के बाद मैं उस चीज को ट्रक के इंजन में से निकालने में कामयाब हो जाता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं उस चीज को ट्रक इंजन में से निकालने में कामयाब होता हूँ तो उसको देखते ही मेरे होश उड़ जाते हैं और मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वो चीज कुछ और नहीं बल्कि एक इंसान की कटी हुई उंगली थी, जो कि उस वक्त मुझे उस इंजन के अंदर फंसी हुई दिखाई दी थी। वो उंगली किसी इंसान के हाथ की उंगली थी। अब ये चीज देखते ही मैं सोचता हूं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे ट्रक के आगे तो कोई इंसान टकराया भी नहीं था, तो फिर ये कटी हुई इंसानी उंगली मेरे ट्रक के इंजन में कैसे फंस सकती है। उस वक्त वो उंगली मुझे पूरी तरीके से खून से सनी हुई दिखाई दे रही थी। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इसको अभी थोड़ी देर पहले ही काटा गया हो, क्योंकि उसके अंदर से जो हल्का हल्का खून निकल रहा था वो अभी भी गर्म था। लेकिन उस गर्म खून को देखकर मैं सोचता हूं कि शायद ये उंगली इस गर्म इंजन के अंदर फंसी हुई थी, इसी वजह से ये इस तरीके से गर्म हो रही है। लेकिन वो दिखने में भी काफी ज्यादा ताजा लग रही थी, यानी कि वो अभी तक भी नीली या फिर काली नहीं पड़ी थी, जिसको देखकर ये लगे कि ये उंगली काफी पुरानी है। लेकिन वो तो बिल्कुल ताज थी और उसको देखकर यही लग रहा था कि इसको अभी अभी काटा गया है। अभी मैं उस उंगली को देखकर यही सोच रहा था कि तभी ट्रक के आगे की तरफ मेरे जो पैर निकले हुए थे, किसी ने मेरे उन पैरों को पकड़ लिया था। लेकिन जैसे ही मुझे ये एहसास होता है कि किसी ने मेरे पैरों को पकड़ लिया है, तो मुझे ये भी एहसास हो जाता है कि मेरे पैरों को किसी एक इंसान ने नहीं बल्कि दो लोगों ने पकड़ा है। अब मुझे ये एहसास इस वजह से हुआ था क्योंकि जैसे ही कोई मेरे एक पैर को पकड़कर ऊपर उठाता है तो मुझे महसूस होता है कि उसने अपने दोनों हाथों से मेरे उस पैर को पकड़ रखा है। लेकिन अभी उसने एक पैर को उठाया ही था कि तभी दूसरे पैर को भी कोई दूसरा इंसान पकड़ लेता है और मेरे दोनों पैरों को पकड़ने के बाद वो लोग मुझे इतनी तेज स्पीड से उस ट्रक के नीचे से घसीटते हैं कि पलक झपकते ही वो मुझे उस ट्रक से काफी दूर ले जाते हैं। लेकिन उस सड़क पर इस तरीके से घसीटने के कारण एक ही झटके में मैंने जो कपड़े पहन रखे थे वो फट जाते हैं और मेरी पीठ बुरी तरीके से छल जाती है। मेरी पूरी पीठ पर घाव हो जाते हैं। जैसे ही मेरी पीठ छिलती है तो मुझे काफी ज्यादा दर्द होता है, जिसकी वजह से मैं बुरी तरीके से चिल्लाने लगता हूँ। उस ट्रक से लगभग 100 से 150 मीटर दूर लाने के बाद वो लोग मेरे पैरों को छोड़ देते हैं। लेकिन इतनी दूर में ही मैं इतनी बुरी तरीके से घायल हो गया था कि उस वक्त मेरे अंदर अपने बल से उठने की भी हिम्मत नहीं थी। लेकिन तभी मैं अपनी आंखों को खोलकर जब सामने की तरफ देखता हूं तो जो दो लोग मेरे सामने खड़े हुए थे और जिन्होंने मेरे पैरों को पकड़कर मुझे इस तरीके से वहां पर घसीटा था, उन लोगों को देखकर मेरे होश उड़ जाते हैं, क्योंकि मैंने ये कभी भी अपने सपने में नहीं सोचा था कि वो लोग मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं। शायद आप लोग अब तक समझ गए होंगे कि मैं किन के बारे में बात कर रहा हूं। आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं। वो दोनों और कोई नहीं बल्कि वही बुढ़ा आदमी और वो जवान लड़की थी जो अभी कुछ देर पहले ही मेरे साथ मेरे ट्रक की केबिन में बैठे हुए थे। लेकिन अब उन दोनों को देखते ही मुझे ये समझ में आ गया था कि वो कोई जवान लड़की या फिर बूढ़ा आदमी नहीं बल्कि एक बहुत ही डरावनी और भयानक प्रेत आत्मा है, जिन्होंने एक इंसानी रूप लेकर मुझे अपने जाल में फंसा लिया था। क्योंकि उस वक्त जैसे ही मैंने सड़क पर पड़े पड़े अपनी आंखें खोलकर सामने की तरफ देखा तो मुझे दिखाई देता है कि मेरे सामने बिल्कुल वही जवान लड़की और बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ है। लेकिन अब उन लोगों के हुलिये पूरी तरीके से बदल चुके थे। दिखने में तो वो उस वक्त की तरह दिखाई दे रहे हैं, यानी कि उन्होंने कपड़े तो बिल्कुल उसी तरीके के पहन रखे थे, लेकिन उनका जो हुलिया था वो पूरी तरीके से बदला गया था। वो जो लड़की थी उसका चेहरा अब इतना ज्यादा डरावना दिखाई दे रहा था कि रात के उस अंधेरे में उसके उस डरावने चेहरे को देखकर मैं इतना ज्यादा डर गया था कि अपनी पीठ पर हो रहे दर्द को भूलकर अब मैं अपनी आंखों से घूर घूर कर उन दोनों की तरफ देख रहा था। क्योंकि वो जो बूढ़ा आदमी था वो भी अब दिखने में किसी शैतान की तरह दिख रहा था। उस बूढ़े आदमी के मुंह से लंबे लंबे दांत बाहर की तरफ निकले हुए थे,
साथ ही वो जो लड़की थी उसके हाथ पैर पूरी तरीके से किसी बूढ़ी औरत की तरह बदल चुके थे। साथ ही उसके हाथों पर लंबे लंबे नाखून थे जिनसे वो बार बार मेरी तरफ अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए इशारे कर रही थी। लेकिन जिस वक्त वो अपने उस डरावने चेहरे से मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देख रही थी, उस वक्त उसका वो चेहरा मुझे इतना ज्यादा डरावना लग रहा था कि उस वक्त मैं सोच रहा था कि शायद आज मैं यहीं पर मारा जाऊंगा। लेकिन मुझे उस वक्त इस बात का भी जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज मैं किसी तरह से इस वक्त इस मुसीबत से भी बचकर बाहर निकल सकता हूं। लेकिन मैंने मेरे जीवन में हमेशा एक चीज सीखी थी कि इंसान को हर चीज की आखिरी कोशिश तक कोशिश करनी चाहिए। अब उस वक्त भी मैं यही सोच रहा था कि अब मैं इस मुसीबत में फंस तो चुका हूं, लेकिन मैं यहां से बाहर कैसे निकालूं। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, वो जो डरावनी लड़की थी, यानी कि वो जो डरावनी चुड़ैल थी, वो मेरे सीने के ऊपर आकर बैठ जाती है और अजीब तरीके से गुर्राते हुए मेरे चेहरे को अपने उस नुकीले नाखून वाले गंदे से हाथ से मसलने लगती हैं। उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये मेरे चेहरे को यहीं पर कुचल देगी, लेकिन तभी वो अपने लंबे लंबे नाखूनों को मेरी गर्दन के अंदर घुसाने लगती है और उन नुकीले नाखूनों को मेरी गर्दन पर चुभते ही मुझे काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। एक नाखून को तो उसने इतनी तेज दबाया था कि वो तो पलक झपकते ही मेरी खाल को चीरते हुए मेरी गर्दन के अंदर घुस गया था और उसके साथ ही मेरी वहां पर जोर से चीख निकल गई थी। लेकिन जैसे ही मैंने जोर से चीखना चाहा, वैसे ही मेरी गर्दन पर और भी ज्यादा तेज दर्द होने लगा। शायद मेरी चीख के साथ ही उसने उस नाखून को और भी ज्यादा अंदर घुसा दिया था। उस वक्त मेरी गर्दन से काफी ज्यादा खून बहने लगा था और मैं बिल्कुल बेहोशी वाली स्थिति में होने वाला था। लेकिन तभी मुझे वहां पर दूर से एक आवाज सुनाई देने लगती है और उस आवाज को सुनकर मुझे अपने आप को बचाने की एक उम्मीद नजर आने लगती है। दरअसल उस वक्त जब वो चुड़ैल मेरी गर्दन पर अपने नाखूनों को छुभा रही थी, तो मैं अपने शरीर की जितनी भी ताकत थी उतनी ताकत से अपने आप को उससे बचाने की कोशिश कर रहा था और इस कोशिश के दौरान मैं अपने पैरों को भी काफी ज्यादा इधर उधर मार रहा था। लेकिन तभी वो जो बूढ़ा आदमी था, यानी कि उस बूढ़े आदमी की शक्ल में वो जो डरावना शैतान था, वो आकर मेरे दोनों पैरों को अपने हाथों से दबा लेता है और मेरे पैरों पर बैठ जाता है। अब ये चीज होते ही मेरा पूरा शरीर उस चुड़ैल और उस चुड़ैल के साथ वाले उस शैतान के काबू में था, यानी कि अब मैं बिल्कुल हील भी नहीं पा रहा था। लेकिन तभी वहां पर कुछ ऐसा होता है कि मैं उस मुसीबत से थोड़ी ही देर में बाहर निकल जाता हूं। दरअसल मुझे दूर से ही वहां पर एक सायरन की आवाज सुनाई देने लगती है और वो सायरन की आवाज पुलिस की गाड़ी की तरह की आवाज थी। जैसे जैसे वो सायरन की आवाज मेरे कानों में मुझे सुनाई देने लगती है, तो मैं और जोर जोर से वहां पर चिल्लाने लगता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद किसी को मेरी आवाज सुनाई दे जाए और वो इंसान आकर मुझे बचा ले। अब तक उस चुड़ैल ने अपने उन नुकीले नाखूनों को भी मेरी गर्दन से बाहर निकाल लिया था, लेकिन उसने उन नाखूनों से मेरी गर्दन में एक छेद बना दिया था, जिससे अब मेरा खून बाहर निकलने लगा था। जैसे ही मेरा वो गरम गरम खून बाहर निकलने लगा, तो वो चुड़ैल अपने लंबे लंबे नुकीले दांतों को मेरी गर्दन पर लगाकर अपने उन फटे हुए होठों से मेरे खून को चूसने लगती है। जैसे ही मेरे साथ वो इस तरह की हरकत करने लगती है, तो मेरे शरीर में एक अजीब सी सिरहन दौड़ जाती है और मैं कपकपाने लगता हूं। लेकिन तभी मेरी आंखों पर एक तेज रोशनी पड़ती है और उस रोशनी के साथ ही मुझे वो सायरन की आवाज भी मेरे काफी करीब से सुनाई देने लगती है। लेकिन तभी उस आयरन की आवाज मेरे पास आकर रुक जाती है और वहां पर किसी बहुत ही भारी आवाज वाले इंसान के बोलने की आवाज मुझे सुनाई देती है। वो आदमी शायद कोई पुलिस वाला ही था। इसी वजह से उस आदमी के बोलने से पहले मुझे किसी गाड़ी के फाटक के बंद होने की भी आवाज सुनाई देती है। उस फाटक के बंद होने की आवाज के सुनाई देने के साथ ही कोई वहां पर बोलता है कि क्या हो रहा है वहां पर और कौन हो तुम लोग। जैसे ही वो आदमी ये बात बोलता है, तो वो चुड़ैल अजीब तरीके से अपनी गर्दन को पीछे की तरफ घुमाकर उसकी तरफ देखती है। लेकिन शायद उस वक्त तक भी उस पुलिस वाले को वहां पर जो कुछ हो रहा था वो पूरी तरीके से समझ में नहीं आया था। लेकिन उस पुलिस वाले के साथ साथ शायद उस चुड़ैल को वहां पर और भी कई आदमी दिखाई दिए थे जो कि पुलिस वाले ही थे। इसी वजह से वो दोनों मेरे ऊपर से लुढ़कते हुए सड़क के किनारे के बगल में जो खाई थी, उस खाई में जाकर कूद जाते हैं।
अब ये चीज होते ही मैं वहां पर अजीब तरीके से तड़पने लगता हूं, लेकिन तब तक वो पुलिस वाले मेरे पास आ जाते हैं और मुझको वहां से उठाकर अस्पताल में ले जाते हैं। जब मैं पूरी तरीके से होश में आ जाता हूं तो वो मुझसे पूछते हैं कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तो मैं उन लोगों को मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था वो पूरी बात शुरू से लेकर अंत तक बता देता हूं। तभी वो पुलिस वाले मुझसे कहते हैं कि देखो, हमारा काम कानून के दायरे में रहकर काम को आगे बढ़ाना है। हम लोग इन भूत प्रेत वाली बातों पर यकीन तो नहीं करते हैं, लेकिन आखिर हम भी एक इंसान ही हैं। इसी वजह से हम इस चीज को महसूस कर सकते हैं कि तुम जो बात कह रहे हो वो बिल्कुल सही है। उस रास्ते पर आज से पहले बहुत से लोगों की इसी तरीके से रहस्यमयी ढंग से मरने के बाद उनकी लाशें मिलती रहती हैं। इसी वजह से इस कस्बे की पुलिस ने यह तय किया था कि रात के वक्त 3 से 4 बार उस सुनसान रास्ते पर पुलिस की गाड़ियां गश्त लगाएंगी। और जिस वक्त तुम्हारे साथ वो हादसा हो रहा था उस वक्त वो पुलिस की गाड़ी ही वहां पर गश्त लग रही थी। वो तो अच्छा हुआ कि जिस वक्त पुलिस की गाड़ी वहां से गुजर रही थी उसी वक्त तुम्हारे साथ वो डरावना हादसा हुआ, वरना आज बाकी के लोगों की तरह ही तुम्हारी लाश भी वहां पर दूसरे दिन सुबह तक पड़ी मिलती। लेकिन तभी वो पुलिस वाले मेरे को इस बात के साथ साथ एक बात और बताते हैं कि पुलिस की नौकरी करने के साथ साथ हम लोग एक इंसान हैं। इसी वजह से हम लोगों ने वहां पर जो हादसे हो रहे थे उनकी ये तह तक जाने की हर तरीके से पूरी कोशिश की थी। और इस कोशिश के दौरान हमें एक बात पता चली कि कुछ सालों पहले इसी इलाके में एक राजस्थान की लड़की थी जिसका बाप बहुत ज्यादा गरीब था। और उस लड़की के जो चाचा ताऊ थे उन लोगों ने पैसों में उस लड़की को कुछ ट्रक ड्राइवरों को बेच दिया था। और वो ट्रक ड्राइवर उस लड़की को लेकर यहाँ पर आ गए थे। उन लोगों ने उसके साथ काफी ज्यादा गलत काम किया था। अपने साथ हो रहे उस गलत काम को देखकर उस लड़की ने उस सड़क पर ही आत्महत्या कर ली थी। लेकिन जब उस गरीब और बूढ़े बाप को इस बात का पता चला कि मेरी बेटी को इस तरह से मेरे परिवार वालों ने किसी को बेच दिया है, तो वो बूढ़ा आदमी अपनी बेटी को तलाशते तलाशते यहाँ तक आता है। लेकिन जब वो यहाँ के लोगों को अपनी बेटी की फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछता है तो कई जो ढाबे वाले थे उन्होंने उस लड़की को कई बार बहुत से ट्रक ड्राइवरों के साथ देखा था। इसी वजह से वो उसको उस लड़की के बारे में थोड़ी बहुत खबर दे देते हैं। लेकिन जब उस लड़की ने वहां पर आत्महत्या की थी उस वक्त उसकी लाश को देखने के लिए भी आसपास के ढाबे वाले और बहुत से ट्रक ड्राइवर वहां पर आए थे। और उसके बाप के आने तक उस लड़की की लाश अस्पताल के मुर्दा घर में ही रखी हुई थी। जब कुछ लोगों के द्वारा उसको बताया जाता है कि तुम्हारी लड़की मर चुकी है और उसकी लाश आज भी लावारिस हालत में मुर्दा घर में पड़ी हुई है, तो वो बूढ़ा बाप कपकपाते हुए हाथ पैरों से अस्पताल में जाता है। और जैसे ही वो अपनी जान से भी प्यारी बेटी को अस्पताल में इस तरीके से लावारिस हालत में मरा हुआ पाता है तो उस बूढ़े आदमी की आत्मा पूरी तरीके से छिन्न भिन्न हो जाती है और वो भी उस लड़की की तरह ही उसी जगह पर जाकर आत्महत्या कर लेता है। यानी कि वो रास्ते में चलते हुए किसी तेज स्पीड वाले ट्रक के सामने आकर खुद को खत्म कर लेता है। लेकिन उन दोनों बाप बेटी के द्वारा इस तरीके से आत्महत्या करने के बाद ही उस जगह पर इस तरह की ये डरावनी घटनाएं होने लगी हैं। और जिस भी आदमी की आज तक उस रास्ते पर लाश मिली थी वो सिर्फ एक ही आदमी की लाश मिलती है और वो लाश होती है सिर्फ ट्रक ड्राइवर की। यानी कि जो कोई भी ट्रक ड्राइवर उस रास्ते से जाने की गलती कर लेता है उसका मरना तो वहां पर लगभग तय ही होता है। लेकिन आज से पहले तो कोई भी जिंदा आदमी हम लोगों को नहीं मिला था। इसी वजह से हम पुलिस वाले ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर कोई भी ट्रक ड्राइवर रात के वक्त उस सुनसान रास्ते पर जाने की गलती ही क्यों करता है। लेकिन शायद तुम्हारी तरह ही वो बूढ़ा आदमी और वो लड़की वहां पर इंसानी रूप लेकर उन लोगों को तुम्हारी तरह ही रास्ता भटकाने का काम करते होंगे और फिर उस सुनसान जगह पर ले जाकर उन लोगों को मार देते होंगे। पुलिस वालों के मुंह से ये कहानी सुनने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि आज मैं कितनी बड़ी मुसीबत से बचकर आया हूं। लेकिन उस वक्त पुलिस वालों ने मुझे ये भी कह दिया था कि अगर जिंदगी में फिर कभी भी तुम इस तरफ से गुजरो तो गलती से भी उस सुनसान रास्ते पर जाने की भूल मत करना और किसी भी अनजान आदमी को अपने ट्रक में बिठाने की भी गलती मत करना, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि उस बूढ़े आदमी और लड़की की आत्मा हमेशा उसी रूप में तुमको मिले। हो सकता है वो कोई दूसरा रूप बदल कर भी तुम्हारे से मदद मांग सकती है और फिर से तुमको किसी ऐसी ही मुसीबत में फंसा सकती है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना।